हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। इंटेलिजेंस की अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमने इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज को डिस्कस करा हुआ है और आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पीडीएफ के साथ आपको आंसर से मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमें पहचानना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। इट इज़ अ मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल सही है, व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उससे हम एक प्रकार से बुद्धि बोल सकते हैं। इट इज़ हेल्प इन स्टेब्लिशिंग हारमोनी। ये भी बिल्कुल सही है भाई, सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है, एडजस्ट करने में हेल्प करती है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। बिल्कुल ठीक है, कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसके व्यवहार में कितनी क्वालिटी है, इससे हम किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस का पता कर सकते हैं। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, ये बात तो गलत है। इंटेलिजेंस है ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी डायनेमिक है, ये परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे आप नया सीखते जाते हो इसमें ये अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा, क्योंकि हमें रोंग ही बताना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने करा? हु डिड द फर्स्ट साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस? हम ये बोल सकते हैं कि किसने सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट करा, आपकी बुद्धि का मापन करा। टर्मन, थॉर्नडाइक, विने या फिर गिलफोर्ड? टर्मन ने क्या दिया था? टर्मन ने आईक्यू के फॉर्मूले को रिवाइज करा था। क्या बताया था इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला? इन्होंने एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 किया था। ठीक है, मैंने इसको बी एस टी से याद रखा है। देखो, ए बी सी डी में सबसे पहले बी आता है, फिर पी क्यू आर एस आएगा और उसके बाद क्या आएगा? टी आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा बी एस टी। तो पहले बी आ गया तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बनेगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दे दिया? इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिया बिने ने। फिर एबीसीडी में क्या आता है? एस। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दे दिया? स्टर्न ने दे दिया, विलियम स्टर्न ने। एंड फिर क्या आ गया? टी। तो फिर इस फॉर्मूले को रिवाइज किसने करा? फॉर्मूले को रिवाइज करा टर्मन ने। रिवाइज करके कितने से मल्टीप्लाई कर दिया था? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो बी एस टी से हम इसे याद रख सकते हैं अगर हमें दिक्कत भी हो रही हो तो। ठीक है, ये आया था कब? 1905 में। इन्होंने कब दिया था? 1912 में। रिवाइज कब करा गया था इसको? 1916 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? द परफॉर्मेंस ऑफ टीचिंग इन क्लास वेरीज। जो क्लास की परफॉर्मेंस है वो वेरी करती हैं, वो अलग अलग होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? छात्रों की बुद्धि में अंतर होता है, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, उनकी अभिप्रेरणा में अंतर होता है, डिफरेंस इन मोटिवेशन एंड उनकी रुचि में अंतर होता है, डिफरेंस इन स्टूडेंट इंटरेस्ट, या फिर उनकी शारीरिक शक्तियों में अंतर होता है, डिफरेंस इन फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। हमें बताना है कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या हो सकता है। अब बताओ आप, अगर हम मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की बात करें तो वो होगा छात्रों की बुद्धि में अंतर, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। देखिए, किसी व्यक्ति में मान लो बुद्धि ही कम है, किसी व्यक्ति का आईक्यू ही कितने से कम है? किसी व्यक्ति का आईक्यू ही आपका लेस देन 70 है, 70 से कम ही आईक्यू है। अब जिसका आईक्यू 70 से कम है वो क्या अकेडमिक परफॉर्म कर पाएगा? वो कक्षा में कैसे कर पाएगा? उससे आप उसका कितनी आप इंटरेस्ट बढ़ाओ, कितना ही आप उसको मोटिवेट करो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अकेडमिक परफॉर्मेंस में। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस में अंतर है, उनके आईक्यू में डिफरेंस है, इसलिए सभी का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ मेनी एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट हैज सम एबिलिटी, सम सब्टेल एबिलिटी। अब बताओ जरा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन सा है?
देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो बोल दिया कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, यानी ये तो मल्टी फैक्टर की तरफ चला गया, जी कारक की तरफ तो नहीं गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। कुछ मानसिक क्रियाओं में प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्वान होते हैं, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं जिनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। कुछ प्रमुख सामान्य तत्व की बात कर रहे हैं। इन सम मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एक्शंस अ मेजर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन जनरल। तो ये तो आपका सिंगल फैक्टर थ्योरी की बात हो गई कि सिर्फ एक सामान्य कारक ही होता है, वही सब कुछ निर्धारित करता है। ये तो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर जिन्होंने जी फैक्टर के बारे में ओनली बात करी थी विनय ने, उसकी बात हो गई। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। अनेक स्वतंत्र योग्यताओं की बात करी है हमारे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी, उसमें इसकी बात थॉर्नडाइक की जो थी वो वाली मल्टी फैक्टर थ्योरी, उसकी बोल सकते हैं हम। ये उससे रिलेटेड हो सकता है या फिर ये हमारा थर्स्टन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी 7 प्रकार की बताई थी बुद्धि, तो ये भी नहीं होगा। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। 2 types of mental abilities are required in all types of mental work for general mental ability and second mental ability। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा कि यही बताता है द्विकारक सिद्धांत की 2 तरह की योग्यताएं होती हैं, एक होती है आपकी जनरल एबिलिटी और एक होती है स्पेशल एबिलिटी या स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं। एक जी फैक्टर होता है और एक होता है एस फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर सभी में कॉमन होता है, एस फैक्टर आप किसी एक फील्ड में बेहतर होते हो वो आपके एस फैक्टर की वजह से होता है। जी फैक्टर को आप ट्रेनिंग से नहीं इंक्रीज कर सकते, इस पर आपके प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। एस फैक्टर आपकी ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से, प्रैक्टिस से और अच्छा होता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 12 ईयर्स, एक्चुअल एज इज 10 ईयर्स, देन व्हाट विल हिज IQ? तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है IQ का? MA/CA इंटू 100। अप्लाई कर देते हैं। मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज है 12 ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 ईयर्स इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 120। व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, सॉरी IQ कितना हो गया बच्चे का? 120 IQ हो गया, यानी कि एवरेज है ये बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी कक्षा का एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक है, इसका अर्थ है कि वह बालक कौन सा होगा? मंद बुद्धि तो होगा नहीं। औसत इनका IQ तो 100 के आसपास रहता है, 90 to 110। अति श्रेष्ठ बिल्कुल हो सकता है, सामान्य बुद्धि भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा सुप्रीम इंटेलिजेंट, या जिसे हम बोल सकते हैं सुपीरियर, ठीक है। एक सुपीरियर इंटेलिजेंट वाला जो होता है वो व्यक्ति प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली से ऊपर आ जाएगा, वो 140 तक पहुंच जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अति श्रेष्ठ, सुप्रीम इंटेलिजेंस या फिर सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज ट्रू? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये भी सही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये भी ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ओके। विजडम इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, तीनों ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा कि बुद्धि के द्वारा आप एडजस्ट कर पाते हो, कुछ नया सीख पाते हो और आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। व्यक्ति के आत्मबोध यानी कि व्यक्ति खुद को ही आत्मबोध कर रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। म्यूजिकल नहीं होगा, म्यूजिकल में तो संगीत वाला आ गया, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाता है, एंड लिंग्विस्टिक होता है आपका भाषिक, जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। आध्यात्मिक की बात तो इन्होंने करी नहीं गार्डनर ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरपर्सनल रहेगा, और इंटरपर्सनल होता तो आप दूसरे के व्यक्तित्व को समझ सकते हो, तो आपका इंटरपर्सनल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? व्यक्ति के अच्छा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अंत व्यक्ति का आंसर होगा ना इंटरपर्सनल, रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव इंटेलिजेंस? अफेक्टिव इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन सा फैक्टर नहीं है ये बताना है, यानी भावनात्मक से संबंधित नहीं है। भावनाओं की आलोचना, क्रिटिक ऑफ फीलिंग्स या फिर इमोशंस,
कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो होगा, ये तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार कर पा रहे हैं, मतलब कि आप इमेज आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप अवेयर हो अपने इमोशंस के प्रति, आपको पता है कब आपको किस तरह के इमोशंस का यूज़ करना है, कब आपको दुखी होना है, कब आपको खुश होना है। भावनाओं का प्रबंधन, आप इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, वही कब दुख होना है, कब सुख होना है। भावनाओं की आलोचना, ये कोई बात नहीं होती, ये क्रिटिक है इसका, कि भावनाओं की आलोचना आपकी भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमक है। देखिए, पदानुक्रमक इन्होंने नहीं दिया, कुछ हायरार्की तो इन्होंने बताया नहीं कि सबसे पहले ये बुद्धि आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ऐसा तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बिल्कुल सही बात है। इसकी बात हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि यदि आपके माइंड का एक पार्ट डैमेज आता है, तो उस पार्ट से रिलेटेड जो आपकी इंटेलिजेंस है, या जिस उस पार्ट से रिलेटेड जो एबिलिटी आपकी, वो एबिलिटी वीक हो जाएगी, बाकी तो आपका सब ठीक ठाक चलता रहेगा। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक, इसकी बात इन्होंने नहीं करी है, इसकी बात करी है स्टर्नबर्ग ने। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों किसी एक विशिष्ट नवाचार के, ये इसकी बात भी नहीं करी है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक ने एक तत्व नहीं दिया, ये बिने ने दिया है। द्वितत्व स्पेयरमैन ने दिया है। त्रिआयामी स्टर्नबर्ग ने, सॉरी, थ्री डी मॉडल गिलफोर्ड का है। तो ये तीनों ही नहीं होगा, राइट आंसर होगा मल्टी फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बहुतत्व का सिद्धांत दिया और तीन तत्व बनाए इन्होंने, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। जो कॉन्क्रीट है उसी को हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत। गिलफोर्ड का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा है? गिलफोर्ड का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी। इसे हम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ही बोल देते हैं। टोटल 180 प्रकार की बुद्धि है, पहले 150 थी और उससे पहले 120 थी। एग्जाम में तीनों में से कोई सा भी मिले आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक आर यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। मेंटल इंटेलिजेंस क्या है? जो हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, वही हमारी मेंटल इंटेलिजेंस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। सभी की बात थॉर्नडाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस? देखिए, गिलफोर्ड ने 3D मॉडल में 3 डायमेंशंस बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? ऑपरेशन एंड आपकी प्रोडक्ट, और एक होता है हमारा कंटेंट, ठीक है। 3 आयाम बताए हैं इन्होंने बुद्धि के। तो सब्जेक्ट मैटर को हम कंटेंट बोल सकते हैं। ऑपरेशन बताया, प्रोडक्ट बताया, ये कॉग्निशन नहीं बताया उन्होंने, संज्ञान के बारे में नहीं बात करी। संज्ञान क्या है? संज्ञान आपका पार्ट है, किसका? संक्रिया का। संक्रिया के अंदर जो पार्ट आते हैं उसी में आपका संज्ञान आ जाता है, ठीक है। इसकी बात गिलफोर्ड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के कौन है? गार्डनर है। कितनी प्रकार की बुद्धि है? पहले कितनी थी? 7, फिर कितनी हुई? 8, अभी वर्तमान में कितनी है? 9। ये 1998 में रिवाइज हुआ था, ये 2000 में रिवाइज हुआ था। और लास्ट बुद्धि जो उन्होंने जोड़ी है वो है अस्तित्ववादी। इसमें दार्शनिक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 25 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, इसका आईक्यू कितना होगा? बालक की आयु कितनी है? 25 वर्ष। और मानसिक आयु तो ऊपर रखाएगी 25, 16/25 गुणा 25 से कटा 4 बार और 16 चौके 64। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा 64। इसका आईक्यू होगा 64। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि द नॉलेज ऑफ लर्नर्स इंटेलिजेंस इज यूजफुल टू अ टीचर। अब टीचर को बच्चे की आईक्यू के बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए, उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता क्यों होना चाहिए? शिक्षकों के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है। आईक्यू से उसकी बॉडी फिजिकल
का कैसे ज्ञान होगा, छोड़ो ये तो बकवास है। शिक्षार्थी के नैतिक चरण का प्रभाव पता लग सकता है। नैतिक चरित्र का पता आईक्यू से नहीं लगता, क्योंकि आईक्यू से सिर्फ इंटेलिजेंस का पता चलता है। शरीर प्रकृति का ज्ञान होता है, उसकी फिजिकल डिफॉर्मिटी का पता चलता नहीं चलता है। शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में, बिल्कुल सही है। आईक्यू से टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा किस लेवल का है। अब बच्चे का लेवल पता चल जाएगा तो वह उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर देगा। जब शिक्षक बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सफल और प्रभावी शिक्षण कार्य होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगी वहाँ पर। फोर्थ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, इनके मिस यूज भी हो सकते हैं। उन्नति के लिए मापन में सहायक, ये तो इसका मिस यूज नहीं है, ये तो इसका यूज हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है। टीचर हाइड्स देयर स्किल्स बाय पुटिंग द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द चिल्ड्रन। वो बोल देते हैं कि बच्चे का आईक्यू कम है, इसलिए बच्चों की अकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई है। बालकों को वर्गीकृत करने में, वर्गीकृत तो करने में तो ये इसका यूजफुल रहेगा ना, आप वर्गीकृत कर पाओगे यार, चलो ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड है, इनको हम अलग तरीके से स्पेशल एजुकेशन देंगे, ये गिफ्टेड है, इनको अलग तरीके से देंगे। प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए इससे तो यूज ही होगा। तो सेकंड ही है जिसमें मिस यूज हो रहा है, बाकी सब में तो यूज हो रहा है। 20 है, बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया था? हु डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस। इसको याद रखिए, फैक्चुअल कौन सा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो, उसके बारे में बात करी है स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग की जो टायर की थ्योरी है, वहाँ पर बात होती है इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से परीक्षित करने की क्षमता है वह उच्च होगा। द चाइल्ड हु हैज मोर एबिलिटी टू परसीव द प्योरिटी ऑफ विजुअल वर्ड ही विल बी हाई। देखो क्या यहाँ पर बात हो रही है कि दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित होने का मतलब है कि जो सामने स्पेस है ना, जो जो भी दृश्य चीज है उनको अच्छी तरीके से भांप लेता, उनको उनको अच्छी तरीके से परसीव कर लेता है वो। तो उसके अंदर बुद्धि कौन सी होगी? उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होगी, क्योंकि वह स्थान को अच्छी तरीके से देख पा रहा है। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने सामवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले प्रस्तुत किया है? ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये टॉपिक अभी रह गया, इसे कराना है। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? तो सोल्वे एंड मेयर, इन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी, याद रखिएगा, रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। 23 है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन द मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, दिस स्टेटमेंट इज सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तभी नहीं आएगा यहाँ पर, सही आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑब्वियस है कि हमें कभी भी जेंडर वाइज तो बनने ही नहीं है, ये जेंडर वाइज बता रहा है कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्त्रियाँ कम बुद्धिमान होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही बराबर ही इंटेलिजेंट होते हैं। 24 है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। कैन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी यूज? अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का यूज हम किसके लिए करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का यूज आप एक बात याद रखिएगा कि ऐसे टेस्ट जिसमें आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायग्राम के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इंटेलिजेंस का टेस्ट लेते हो। तो ये आप किसके लिए हो गए? एक इसका यूज करते हैं बालकों पर, और दूसरा इसका यूज करते हैं अशिक्षित व्यक्तियों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। और इलिटरेट पर्सन, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उन पर इसका यूज किया जाता है, और छोटे बच्चों पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यानी कि बच्चे क्या हैं, विभिन्न प्रकार की बच्चों में अधिगम शैली है, अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग अलग तरह के अप्रोच का यूज करती है। तो वह किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है? कोलबर्ग के नैतिक विकास से। नैतिक विकास का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हो सकती है। प्याजे वाइगोस्की का भी यहाँ पर कोई काम है नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। वह किससे प्रभावित है? वह गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से प्रभावित है। 26 हो जाएगा,
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द क्लासीफाई ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स, प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। अगर आप प्रकृति के बारे में खोजबीन कर रहे हो, उसको पहचान कर रहे हो, तो आपके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? के अंदर प्राकृतिक बुद्धि होगी, नेचुरल इंटेलिजेंस होगी। इसमें जीव वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञानी या कि जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, ये सारे इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। मोस्ट पीपल हैव एवरेज इंटेलिजेंस, वेरी फ्यू पीपल्स आर गिफ्टेड एंड वेरी फ्यू पीपल्स आर स्लो, यानी मंद बुद्धि के होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूटेड प्रिंसिपल ऑफ। हमने आपको पता होता है प्रिंसिपल पढ़ा था कुछ इस तरह का, शायद आपको पता होगा। ये बेल कर्व बोल सकते हैं। यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, -1 होता है, -2 होता है। तो इसमें हमने क्या देखा था, जो हमारा मैक्सिमम परसेंटेज था, जिनका IQ 85 से 125 के बीच में चल रहा था, जिसे हम एवरेज बोल सकते हैं, वो थे हमारे 94% या 96% थे। तो ये क्या बताता है? ये बुद्धि के वितरण को बताता है कि इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होती है। जो जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से 1 तक था, वो कितने थे? वो हमारे 64% थे। फिर यहाँ पर 2.5% थे, यहाँ पर 2.5% थे। कुछ इस तरह से हमने इस थ्योरी को पढ़ा हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुद्धि का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली रिलेटेड टू। कॉन्सेप्ट से बना रहे हो भाई आप अपने माइंड में, किससे रिलेटेड रहेगा? बौद्धिक विकास से, ऑब्वियस है। शारीरिक का तो यहाँ पर काम है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं है। ना ही यहाँ पर सामाजिक यानी कि सोशल का काम है। तो सामाजिक बुद्धि से जुड़ा हुआ है, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। 29 है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। जनरली द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन इज मेजर्ड बाय। बुद्धि का मापन बच्चों का किस तरह से किया जाता है? अभी मैंने बताया था, बुद्धि का मापन हम करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट के थ्रू। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? नॉन वर्बल रहेगा। तो फर्स्ट में नॉन वर्बल है और थर्ड में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। अब व्यक्तिगत किया जाता है, सामूहिक किया जाता है। तो बालकों की बुद्धि का मापन ज़्यादातर समूह में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किए जाते हैं बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए। याद रखिएगा, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही मिलान करना है आपको। आर्मी अल्फा परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण यानी कि पर्सनल या इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, इसे हम बोलेंगे मास नॉन वर्बल टेस्टिंग या फिर ग्रुप नॉन वर्बल टेस्टिंग। पर्सनल भाटिया बैटरी परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, या जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। देखो, भाटिया बैटरी परीक्षण था वो इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट था। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट थे, जिसमें बच्चों से ड्राइंग कराई जाती थी, पजल सोल्व कराए जाते थे, पहेली पूरी कराई जाती थी, एंड एक्टिविटी कराई जाती थी। मीन्स वही डायग्राम वगैरह का काम किया जाता था, ड्राइंग की जाती थी। आर्मी बीटा परीक्षण पहले बना था आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण था, ये था आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ताकि पूरे समूह का एक साथ टेस्ट किया जा सके। ठीक है, अब और व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो उसके बाद बनाया हमने आर्मी बीटा परीक्षण। भाई जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन हो सकता है उनमें इंटेलिजेंस तो हो, तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था वो था आर्मी बीटा परीक्षण। और भाटिया बैटरी परीक्षण था वो था व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आउट ऑफ 30 कितने सही हुए ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड ये सीरीज़ आपकी जो CDP वाली सीरीज़ है वो इसी तरह से चलती रहेगी। सारी कोर्सेज हम कवर करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो अगर उसमें CDP आती है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।